नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीडी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमें हमारे नेक्ड आइज मतलब अपने खुले आंखों से नहीं दिखाई देते, बट दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इन द वाटर, इन द डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग तरह के सब्सटेंस के अंदर वो रहते हैं। एटमॉस्फेयर में, हवा में, पानी में, हर जगह रहते, बट वी कैन नॉट सी देम विथ आवर नेक्ड आइज, मतलब हम लोग अपनी खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी के लिए कभी कभी फायदेमंद होते हैं और कभी कभी नुकसानदायक होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। विच माइक्रोब्स आर यूजफुल मतलब बेनिफिट्स और हेल्थ, एंड विच माइक्रोब्स आर हार्मफुल मीन्स विच हार्म और बॉडी। ओके, तो हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां जैसी मेरे पास जैसे कि टाइफाइड जैसी बीमारी है, जैसे मेरे पास ट्यूबरकुलोसिस है, जिसे हम लोग क्षय रोग बोलते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है माइक्रोब्स की मतलब बॉडी के अंदर जाने के बाद ही हम लोग को हो जाती है। तो वैसे माइक्रोब्स को हम लोग हार्मफुल बोलते हैं। बट सम माइक्रोब्स आर आल्सो देयर विच आर वेरी वेरी यूजफुल टू आवर बॉडी। तो वो सारे माइक्रोब्स कौन से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे मतलब जितने आपके बुक के अंदर दिए, अपने लेसन के अंदर दिए, उतने डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 8th लेसन है, 9th स्टैंडर्ड का 8th लेसन, जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट में आपको स्टडी के लिए दिया। तो फर्स्ट मेरे पास जो फर्स्ट कैटेगरी बैक्टीरिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट बैक्टीरिया आपको अच्छी तरह से पता है, इसको लैक्टोबैसिली बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द योगर्ट। ओके, और जो मिल्क के अंदर रहती है। ओके, तो जो पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क रहता है, जिसको फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बोलते हैं, तो उसमें वो बैक्टीरिया जो रहती है आपके प्रोटीन्स के अंदर के मतलब जो भी प्रोटीन्स है, मतलब उनको प्रोटीन्स में फॉर्म कर देती है। और वो बैक्टीरिया किस तरह से फर्मेंटेशन करती है, ये सारी चीजें हम लोग जान लेंगे इस वीडियो में। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेरे बैक साइड में लिखे, तो चलो स्टार्ट करते। हम लोग एक एक पॉइंट देखेंगे। दिस इज द बैक्टीरिया। ओके, तो लैक्टोबैसिली इट इज अ बैक्टीरिया, इट इज अनएरोबिक बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया without oxygen produces energy. Okay, produces energy, that bacteria, and which can survive without oxygen, मतलब उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, बिना ऑक्सीजन की वो जिंदा रह सकती है, एनर्जी प्रोडक्शन कर सकती है। उस बैक्टीरिया को हम लोग अनएरोबिक बोलते हैं, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना। उसका जो शेप है रॉड शेप। ओके, इट इज रॉड शेप और रेक्टेंगुलर इन शेप, मतलब रेक्टेंगल आपको पता है जैसे रहता है, मतलब ये रॉड की तरह हो गया, सिलेंड्रिकल शेप आ जाता है उसका, और उसको कट करेंगे तो मुझे रेक्टेंगुलर शेप मिल जाएगा। तो रेक्टेंगुलर शेप रहती है। इसके अंदर जो लैक्टोज रहता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। एंड इन दिस प्रोसेस देयर इज अ कोआगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। ओके, तो मिल्क प्रोटीन जो है कोआगुलेट हो जाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं, सॉलिड बन जाता है उनका। और उस मिल्क प्रोटीन का सॉलिड बनना मतलब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना, इसकी वजह से एसिडिक सोल्यूशन बन जाता है, एसिडिक मीडियम बन जाता है। इसकी वजह से जो पीएच जो आपका है इस सोल्यूशन के अंदर को डिक्रीज होता है, पीएच डिक्रीज हो जाता है। ओके, लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना, एंड दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। देयर इज अ कोआगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस। प्रोटीन्स, सो प्रोटीन से जो आपके यहाँ पे जो मिल्क प्रोटीन का कोआगुलेशन हुआ है, जो सॉलिड फॉर्म में चले गए, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिल्क। ओके, तो ये बनता है योगर्ट, इसको योगर्ट बोलते हैं हम लोग। अगर आप योगर्ट को देखोगे, जिसको हम लोग कर्ड बोलते हैं, उसके अंदर आपको सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट ऐसे दो पार्ट्स दिखाई देते हैं। जो सॉलिड पार्ट है उसको प्रोटीन्स का कोआगुलेशन बोलते हैं। इन दैट पार्ट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, प्रोटीन्स रहते हैं उसके अंदर। एंड जो बाकी रहता है वो लिक्विड पार्ट रहता है। स्पेसिफिक सोर टेस्ट, इसको एक सोर टेस्ट जो एसिड को रहती है ड्यू टू द लैक्टिक एसिड, क्यों इसको एक टेस्ट आ जाती है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स टेस्ट इज सोर। ओके, सोर एसिड का जो टेस्ट रहता है वो सोर रहता है। एंड लो पीएच डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क। और इस प्रोसेस में, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में, इस मिल्क के योगर्ट फॉर्मेशन में जो पीएच जो नीचे जाता है, कम हो जाता है, उससे जो भी माइक्रोब्स रहते हैं उस मिल्क के अंदर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, किल्ड होते, मारे जाते हैं। ओके, तो ये बहुत अहम की पॉइंट है। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। लैक्टोबैसिली इट इज अ बैक्टीरिया, अनएरोबिक बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन विच कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। देन इस शेप रेक्टेंगुलर शेप है, रॉड शेप है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं।
एंड इन दिस प्रोसेस देयर इज अ कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, कोगुलेशन मतलब प्रोटीन्स जो भी मिल्क के अंदर है वो सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं। ड्यू टू दिस कोगुलेशन द पीएच ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, इसीलिए उसका टेस्ट जो है सोर टेस्ट बनता है, उसको एसिडिक सोल्यूशन बोलते हैं। एंड प्रोटीन्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क। ओके, मिल्क के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से प्रोटीन सेपरेट हो जाते हैं। और जो लो पीएच जो रहता है आपके इस योगर्ट का, वो क्या करता है, जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको किल करता है, मार देता है। ओके, तो ये था मेरा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द लैक्टोबैसिली, हाउ द फर्मेंटेशन इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली इन द मिल्क। ओके, मिल्क का फर्मेंटेशन कैसे होता है, तो आप ये छोटी से पैराग्राफ से जान सकते हो। अभी उसके हम लोग यूजेस की तरफ जाएंगे। जिस योगर्ट के अंदर आप देख लो, जिस योगर्ट के अंदर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होती है उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक योगर्ट। मतलब प्रोबायोटिक मतलब उसकी जो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बढ़ जाती है। वो अगर हम लोग मतलब सेवन करते, कंज्यूम करते, खाते, तो हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स जो रहते हैं हार्मफुल, उसको हम लोग मार सकते हैं। ओके, सो इसमें क्लोस्ट्रीडियम, ओके, ये एक माइक्रोब है, बैक्टीरिया, इसको हम लोग हार्मफुल बोलते हैं। इट इज हार्मफुल एंड इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमेन। ओके, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहती है, उसको ये मार देता है, मतलब जो लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया। एंड देयरफॉर द इम्प्रूव इम्यूनिटी, ओके, मतलब आपकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए इसका सेवन करना आपके हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद है। ओके, अभी यहाँ पे यूजेस दिए मैंने, इससे क्या बनता है, मिल्क प्रोडक्ट्स बन जाते हैं इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से, जैसे कि योगर्ट है, बटर मिल्क है, घी, चीज, श्रीखंड एटसेट्रा। सो मेनी मिल्क प्रोडक्ट्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क एंड द लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। ओके, प्रोडक्शन ऑफ साइडर बोलते हैं हम लोग कोको एंड पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स। इसका हेल्प होता है फर्मेंटेशन का प्रोडक्शन करने के लिए, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया का हेल्प होता है प्रोडक्शन करने के लिए साइडर, देन द कोको एंड द पिकल्स ऑफ द वेजिटेबल्स, ये सब इससे प्रोड्यूस किए जाते हैं। इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट विद अदर बैक्टीरिया। अदर बैक्टीरिया के साथ इसको अगर हम लोग सेवन करते हैं, अगर आपके पेट में कोई भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, तो आप इसका सेवन करो, उससे आपको क्या मिलेगा, राहत मिलेगा, उससे आपको मतलब जल्दी रिलीफ मिलेगा, फायदा हो जाएगा। और ये लिवेंड फोडर जो बोलते हैं, जो फर्मेंटेटेड फोडर रहते हैं जिसके अंदर लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया रहते हैं, इसको हम लोग डोमेस्टिक कैटल्स में मेनली काउज और बफेलोस को खिलाते हैं, ताकि उनके बॉडी के अंदर क्या हो जाए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए और वो ज्यादा मिल्क देती है। ओके, इसलिए उनको खिलाया जाता है। अभी मेरे पास यूज टू मेक वाइन्स, सम वाइन्स भी इससे बनाई जाती है, एंड सम ब्रेड्स आल्सो। ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ द लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। ये जो प्रोडक्ट्स है लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, एंड दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर वेरी हेल्पफुल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये था मेरा फर्स्ट कैटेगरी जो मुझे माइक्रोब्स में, यूजफुल माइक्रोब्स में आता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं सेकेंड जो मेरे पास बैक्टीरिया है, जिसका नाम है राइजोबियम। ओके, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है, एंड दिस बैक्टीरिया इज मेनली प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ रूट्स ऑफ सम लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस जो प्लांट्स है, जैसे बीन्स रहते, पल्सेस रहते, ग्राउंड नट जैसे मेरे पास है, कुछ पल्सेस है, कुछ बीन्स है। इन प्लांट्स के जो रूट्स रहते हैं उसके नोडल्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है, जिनका नाम है राइजोबियम। ओके, राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। द रीजन, इसको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, ताकि ये कुछ लेती है उसके बदले में कुछ देती है प्लांट्स को, इसलिए इसको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोला जाता है। अभी जो भी ये नोडल्स में रहती है, प्लांट के रूट्स के नोडल्स में, तो ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, जिसको नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके नाइट्रेट और एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है, और जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और उनको प्रोटीन प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो और उसके बदले में वो प्लांट के रूट नोडल्स से कार्बोहाइड्रेट्स यूज करती है खुद को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए।
तो ये जो रिलेशन है ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है फॉर द राइजोबियम बैक्टीरिया एज वेल एज फॉर द प्लांट्स एंड फॉर देयर ग्रोथ। सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस, इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। तो चलो डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोला जाता है। अगर इसको आप रूट नोडल्स लेके, अगर किसी भी प्लांट के नोडल्स लेके, रूट के नोडल्स को लेके अगर चेक कर दो, you will see the pinkish rod shaped organism, उसको बोला जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। It is mainly present in the root nodules of the leguminous plants, जिसको पल्सेस और बीन्स में जो भी कैटेगरीज जैसे ग्राउंड नट्स मेरे पास है, जिनको भी मतलब फूड ग्रेन्स मोस्टली आते हैं, तो सारे के सारे फूड ग्रेन्स में जितने भी मोस्टली फूड ग्रेन्स है उसमें जो प्लांट्स है उनके जो रूट नोडल्स है उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है। तो उसके अंदर रहती है, इसको राइजोबियम बैसिली भी बोलते हैं मतलब ये बैसिली मतलब जैसे कि हम लैक्टोबैसिली बोले तो एक ही फैमिली की बैक्टीरिया ये दोनों भी। ये सप्लाई करती है नाइट्राइट्स एंड एमिनो एसिड्स टू प्लांट्स इन एक्सचेंज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स खुद के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करती है बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, उसको एब्जॉर्ब करती है एंड उसके बदले प्लांट्स को नाइट्राइट्स एंड एमिनो एसिड्स मतलब प्रोटीन्स कंपाउंड्स दे देती है जिससे प्लांट्स का ग्रोथ हो। इसको राइजोबिया बोला जाता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है एंड प्लांट को एज अ होस्ट यूज करती है, मतलब प्लांट के ऊपर वो जीती है, प्लांट को यूज करती है और प्लांट को कुछ देती है। बट द रिलेशन बिटवीन द राइजोबियम बैक्टीरिया and the plants is very beneficial for each other, so it is symbiosis बोला जाता है। बीन्स एंड पल्सेस में जितने भी कैटेगरीज आते हैं दे आर रिच इन प्रोटीन्स। द रीजन उसके पीछे यही है बिकॉज द राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स ऑफ ऑल दैट प्लांट्स एंड इट gives the protein compounds to plants for their growth like the amino acids, then the nitrates and nitrites, and they use that for their self growth and that gets stored in their beans, pulses के beans में उनकी products में store की जाती है। Seeds are located, okay, nowadays, okay, seeds are coated with the rhizobial solution, जिसके अंदर rhizobium bacteria रहती है, उसके solution से seeds को coat किया जाता है and this process is known as rhizobial inoculation। अभी इस process को farming में rhizobium inoculation बोला जाता है and this type of process is very helpful when these seeds are coated with rhizobial solution when that are on fields, sowing on the fields, and immediately that bacteria enters in the soil and it means helps to grow the plants, okay। nitrogen fixation and all these processes are taking place very fast, बहुत ज्यादा फास्ट होती है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारी प्रोसेसेस, और उससे प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है और इस प्रोसेस को राइजोबियल इनोकुलेशन बोला जाता है, ओके। तो ये आपको कुछ एमपी पॉइंट्स है। दिस इज वेरी हेल्पफुल मींस यूजफुल बैक्टीरिया फॉर द plants and indirectly for us because we are just eating that all food grains, okay, which are like the pulses or the seeds of different type of प्लांट्स। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसका ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपके बुक में जो दिया तो मैंने आपको बता दी है। सो सेकेंड कैटेगरी डायग्राम्स के लिए आपको आपके बुक को रिफर करके डायग्राम्स देखनी पड़ेगी, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया की भी और इस बैक्टीरिया की, ओके। तो ये थे फर्स्ट टू कैटेगरीज जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट यूजफुल माइक्रोब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज देयर, इट इज नोन एज ईस्ट। जो आपको पता है जो ब्रेड प्रोडक्शन में या ब्रेड रिलेटेड जो जैसे मतलब प्रोडक्शन बेकरी प्रोडक्ट्स में जिसका यूज किया जाता है टू मेक द कंपाउंड्स और दैट प्रोडक्ट्स स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट, ओके। इसके पीछे का रीजन है ईस्ट जो है आपका वो हमेशा क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है व्हेनेवर इट इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड एंड दैट्स व्हाई, और उसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है गैस रहता है तो जो प्रोडक्ट है वो स्पॉन्जी हो जाता है। एंड ईस्ट इज वन ऑफ द हेल्पिंग मीन्स देख लो ईस्ट के बारे में मैं बताता हूँ। ईस्ट जो रहता है मोस्टली आपको ईस्ट मार्केट में भी अवेलेबल रहता है जिसको आप ला के शुगर सोल्यूशन में डाल के, शुगर की मतलब शक्कर के सोल्यूशन में डाल के उसका आप प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हो, आप उसका एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। तो मेरे पास ईस्ट है, इट इज कलरलेस ओवल सेल्स है, ओवल सेल्स, इसका शेप है जो ओवल है। इसको अगर राउंड बॉडीज अटैच रहेगी तो उसकी डॉटर सेल रहती है और ये जो ओवल सेल में पेरेंट सेल रहती है। मतलब दीज ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द
asexual production and this is known as budding, इसको budding बोला जाता है। The production of yeast cells are mainly asexual and this process is known as budding, जिससे parent cell से daughter cell produce हो जाती है। ओवल सेल्स को एक राउंड बॉडीज अटैच रहती है, उसको बोलते हैं डॉटर सेल। इट इज अ हेट्रोट्रॉफिक फंगल माइक्रो, फंगल मतलब फंगाई है, इट इज अ फंगाई। ओके, ग्रोज ऑन द कार्बन कंपाउंड, इसको कार्बन कंपाउंड जैसे कि मेरे पास चपाती रहेगी, जैसे कि ब्रेड्स रहेंगे, तो इसको अगर हम देखोगे तो उसके ऊपर ये ग्रो हो जाता है। इट इज यूनिसेलुलर एंड इट हैज 1500 डिफरेंट वैरायटीज, इसके स्पीसीज जो है, इसकी मतलब पॉपुलेशन की कैटेगरीज जो है 1500 तक आ जाती है। इट इज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ, मतलब ये वेल डेवलप्ड सेल की तरह है, मतलब वेल डेवलप्ड सेल रहती है जैसे यूकैरियोटिक सेल्स रहती है। एंड मेनली कार्बोहाइड्रेट्स को ये कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। एंड दीज आर द मेन पॉइंट्स। ओके, ये जो पॉइंट्स है ये आईएमपी पॉइंट्स है आपके ईस्ट से रिलेटेड, उसके बारे में शॉर्टली मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी इसके आगे के पॉइंट जो इससे रिलेटेड है समथिंग डिफरेंट एंड दिस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आगे के पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो देखो, आपको ये ईस्ट के बारे में मैंने बताया कि इसमें अल्कोहल एंड CO2 प्रोड्यूस होता है, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। सो अल्कोहल इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद शुगर इन शुगर फैक्ट्रीज, इसको भी हम मोलासिस, जो मोलासिस एक रहते हैं शुगर जूस में, उसको ये करते हैं फर्मेंटेड। ओके, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। जो मोलासिस है इसमें ईस्ट को ऐड कर दो, इसका नाम है सैक्केरोमाइसिस। ओके, सैक्केरोमाइसिस एक ईस्ट की कैटेगरी, उसको ऐड करते हैं and then it is fermented, you will get ethanol. ethanol ये मेजर प्रोडक्ट है। जैसे कि केमिकल प्रोसेस रहते हैं उसमें दो प्रोडक्ट्स, एक मेजर एक माइनर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट एंड दोज आर द सप्लीमेंट्री, उसको सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। इथेनॉल आपको पता है जैसे स्पिरिट में जो रहता है, और ईस्टर्स और अदर अल्कोहल्स ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। देखो, मोलासिस प्लस ईस्ट, इस ईस्ट का नाम है सैक्केरोमाइसिस and the fermentation process, इसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, इट इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट। सम ईस्टर्स एंड द अल्कोहल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको सेकेंडरी। ईस्टर्स और अल्कोहल्स क्या है आपको नेक्स्ट ईयर में लर्न करने को मिल जाएगा आपके साइंस बुक में, तो आपको उसके बारे में वही पे डिटेल में बता दूंगा। अभी मोलासिस है, मेज है, बार्ली है और अदर ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स रहते हैं। मोलासिस को भी यूज करते हैं। मोलासिस जो आपके शुगर जूस में रहता है, इट इज द मतलब वन ऑफ द पार्ट ऑफ द शुगर जूस। ओके, इसमें मेज जो रहता है, बार्ली जो रहती है एंड अदर ग्रेन्स है, जिसके अंदर मोलासिस मतलब रहता है, उसको उनको क्या किया जाता है, फर्मेंटेट किया जाता है, उससे अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है। सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो भी रहते हैं आपके मेज, बार्ली, अदर ग्रेन्स में, इनको फर्मेंटेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सैक्केरोमाइसिस ईस्ट एंड देन इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द अल्कोहल एंड देन वाइन्स, उसको भी वाइन्स भी बोला जाता है, कुछ वाइन्स बेस से प्रोड्यूस की जाती है। मेरे पास एलोविया लाइटिका एक बोल के मतलब एक कैटेगरी है, ये बैक्टीरिया की कैटेगरी है। इसको यूज करते एब्जॉर्ब करती है टॉक्सिन, जैसे कि पाम ऑयल जो प्रोड्यूस करते हैं, पाम ऑयल आपको पता है जो मोस्टली यूज किया जाता है खाने में, उसमें जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये एलोविया यारोविया लाइटिका जो एक मेरी बैक्टीरिया उसको यूज करते हैं। और ये हेवी मेटल्स एंड मिनरल्स ओके इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो रहते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करके निकाल देती है। ओके, तो ये प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है, यारोविया लाइफोलाइटिका। ओके, यारोविया। नाउ सैक्केरोमाइसिस जो है मेरे पास, उसकी कैटेगरी सेर्वेसिया, मतलब ये सब फंगस ही प्रोडक्ट्स है। ओके, फंगस, मैं आपको बैक्टीरिया बोला, लेकिन दीज आर द फंगस प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्ब द पोल्यूटेंट, मेनली आर्सेनिक जो पोल्यूटेंट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सैक्केरोमाइसिस सेरेविसिया। ओके, देन अल्क्यानोओरेक्स। ओके, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। ऑयल स्पिल्स इन ओशंस क्लीन। ओके, जो भी ऑयल्स अपने समंदर के पानी में गिर जाता है, जिस भी मतलब जो भी सीप्स रहते हैं उनमें से ऑयल जो भी निकल के बाहर आता है, वो जो पोल्यूटेट करता है समंदर का पानी, तो उसको क्लीन करने के लिए मेरे पास एक बैक्टीरिया अल्क्यानीहोरेक्स बैक्टीरिया, इसको यूज किया जाता है। तो ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपके चार्ट के अंदर दी है।
तो आपको इसको पढ़ना चाहिए जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो एक मेरा फंगल है ईस्ट, जो भी हम लोग ब्रेड जो भी खाते हैं, जो भी हम बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो स्पॉन्जी रहते हैं उसके अंदर ये ईस्ट जो रहता है उसको यूज किया जाता है, जो क्या करता है अल्कोहल के साथ आपको प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो प्रोडक्ट्स फंगी मतलब स्पॉन्जी बन जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। मतलब कार्बोहाइड्रेट के जो भी कंपाउंड्स है जिसको हम लोग बोलते हैं और जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, एंड दैट मोस्टली कंपाउंड्स आर फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ ईस्ट। ओके, ईस्ट और दिस टाइप ऑफ फंगस। तो ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन उसके बारे में मैंने आपको बता दी है। आपको डिटेल में जाना है तो डायग्राम्स देखनी है, उसके अंदर के 2 पार्ट्स देखनी है, बडिंग की असेक्सुअल प्रोसेस देखनी है, किसको पेरेंट सेल किसको डॉटर सेल बोला जाता है, बर्ड को डॉटर सेल बोला जाता है, जो ओवल सेल रहती है मेन उसको पेरेंट सेल बोला जाता है। तो ये सारी डिटेल आपको आपके बुक के डायग्राम में मिल जाएगी। तो एक मेरा टाइप था जो आता है यूजफुल माइक्रोब में ईस्ट, उसके बारे में डिस्कस किया, और रिलेटेड टू ईस्ट सम अदर इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन अ चार्ट विच आई हैव डिस्कस विद, उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप अच्छी तरह से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक था टॉपिक जो यूजफुल माइक्रोब्स का, उसमें से 3 माइक्रोब्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे के जितने भी टॉपिक्स बचे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे कंपाउंड्स है जो हम बनाते बैक्टीरिया और फंगाई से। ओके, ऐसे दोनों को कंबाइन करके एंटीबायोटिक्स बनाते, और मोस्टली दिस एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट द डिसीजेस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड समटाइम्स प्रोटोजोआ, समटाइम्स मैं बोल रहा हूँ प्रोटोजोआ। ओके, तो उन एंटीबायोटिक्स में 2 कैटेगरीज है मेरे पास, एक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है और दूसरी है नैरो एंटीबायोटिक्स। ओके, स्पेक्ट्रम जो रहती है वैरायटीज ऑफ डिसीजेस को क्यूर करने के लिए यूज करती है, जहां पे आपको कोई भी सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस आर क्लियर बट जो पैथोजन है उसको आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उस केस में आपको स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का डोज दिया जाता है टू ट्रीट योर डिसीज। ओके, एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज शॉर्ट, और जिसको बोलते हैं हम नैरो एंटीबायोटिक्स, की जो आपका पैथोजन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। तो चलो बात करेंगे हम लोग एंटीबायोटिक्स की। तो मेरे पास इसका फर्स्ट डेफिनेशन है, कार्बन कंपाउंड से मेनली ऑब्टेन बाय द बैक्टीरिया एंड फंगाई and destroying or preventing the growth of harmful microbes, okay, called the antibiotics, जो यूज किए जाते हैं किल करने के लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिक, इनको माइक्रोब में वर्ड यूज किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, और उनको एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया मेनली एंड समटाइम्स किल द प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा मेरे पास, उनको भी किल कर सकते हैं। तो मेरे पास ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज था उसको पूरी तरह से इराडिकेटेड किया गया मेनी कंट्रीज से। उसके पीछे जो रीजन था एंटीबायोटिक्स। ओके, टीबी जो डिसीज था एंटीबायोटिक्स से किल किया। सब एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू किल वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोले जाते हैं उनको, लाइक एम्पिसिलिन, देन एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ओके, कुछ उनके नाम से जो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोले जाते हैं। When pathogen cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics, इसको broad spectrum बोला जाता है, राइट? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। ओके, पैथोजन आपको आइडेंटिफाई नहीं होता, सिम्टम्स है आपके पास लेकिन पैथोजन आइडेंटिफाई नहीं होता। सेकंड मेरे पास कैटेगरी जो है पैथोजन इज डेफिनेटली नोन। ओके, देन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम उनको यूज किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन है मेरे पास, देन जेंटामाइसिन है, देन द इरिथ्रोमाइसिन है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स उसके नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, अभी यहाँ पे पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने स्टडी किया था, उस टाइम उन्हें इसका मतलब रिसर्च किया उन्होंने पेनिसिलिन का, एंड ही दिस इज वेरी ग्रेट गिफ्ट ऑफ उनके स्टडी की, बहुत बड़ी गिफ्ट है जो आज बहुत ज्यादा डिसीजेस को किल करने में यूज की जाती है। ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन फंगस जो रहता है, पेनिसिलियम फंगस, उससे उसको बनाया जाता है, यूज टू कंट्रोल इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया लाइक, देखो यहाँ पे स्टाइफोकोकी यहाँ पे, क्लोस्ट्रीडियम यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकी यहाँ पे। ओके, कुछ बैक्टीरिया के नाम है, उनको किल करने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, जिसका नाम है पेनिसिलिन। नेक्स्ट मेरे पास मेडिसिन है, कुछ पेनिसिलिन के जो यूज किए जाते हैं सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो आपके ईयर में रहेंगे,
नोज में रहेंगे, थ्रोट में रहेंगे या स्किन में रहेंगे, तो उनको यहाँ पे ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। एंड आल्सो डिसीजेस लाइक द न्यूमोनिया एंड द स्कारलेट फीवर। ओके, तो यहाँ पे ये सारे के सारे डिसीजेस क्योर किए जाएंगे पेनिसिलिन से। मैं और कुछ चीजें बता दूं आपको, जो एंटीबायोटिक से विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है, उनका डोज फिक्स होना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है एंटीबायोटिक्स लेने के बाद, अगर आपका डोज इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। एंड you should visit doctor first and then only with the prescription whatever the medicines is suggest, antibiotics is suggest, only that antibiotics you can take to cure your any type of disease। आपका कोई भी बीमार रहने दो, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वही एंटीबायोटिक्स आपको यूज करनी चाहिए। बीच में एंटीबायोटिक्स का डोज इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा जाता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। खुद के मन में और जाके परचेस किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So we'll discuss about harmful microbes, microorganisms। मेरे पास फंगाई फर्स्ट है एंड क्लोस्ट्रीडियम ये एक नाम है बैक्टीरिया का, ये मेरे सेकंड है। ओके, सो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स। ओके, फंगाई जो एयर के अंदर रहती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर के फॉर्म में रहती है। इफ देयर इज अ मॉइस्चर, आपको पता है मॉइस्चर रहेगा तो आपके ब्रेड्स रहते, आपके जो चपातीज रहते हैं उसके ऊपर आपको इनकी ग्रो होते हुए दिखाई देती। तो एक मॉइस्चर मतलब ये ईयर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। मॉइस्चर कॉटन, फैब्रिक्स, गनी बैग्स, लेदर, वुडन आइटम्स, इनके ऊपर ये जर्मिनेट हो जाती है। ओके, मॉइस्चर कंडीशन में जर्मिनेट होना मतलब उनकी मतलब ग्रोथ हो जाती है, बढ़ जाती है। फंगल हाइफिया जो उसके ऊपर हो जाता है, मतलब ग्रो हो जाता है, वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है उस मटेरियल को टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। ओके, अभी फंगल हाइफिया जो भी फॉर्म हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द वुड और द लेदर आइटम्स, ओके, तो वो क्या करता है, उस मटेरियल को पेनिट्रेट करते जाता है, उससे उसको क्या मिलता है, फूड मिलता है, और वो उस फूड को यूज करके रिप्रोडक्शन कर देता है। ओके, तो ये आपका मेन टॉपिक इसमें। दिस कॉजेज मटेरियल्स टू वियर एंड बिकम वीक। ये मटेरियल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, यूजलेस बन जाता है, वीक हो जाता है। ग्रो ऑन फूड आइटम्स, कुछ फंगाई जो फूड आइटम्स पे भी ग्रो होती है, जैसे पिकल्स है, मुरब्बा है, जैसे जाम है, सॉस है, चटनी। ओके, तो इसके ऊपर ग्रो होती है और वो रिलीज करती है माइकोटॉक्सिन्स। ओके, माइकोटॉक्सिन्स एक टॉक्सिन पॉइजनस केमिकल उसको ये रिलीज कर देती है। ओके, जिससे हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ होती है, जैसे फूड पॉइजनिंग की बीमारी हो जाती है। अगर आप जिस फूड के ऊपर फंगस ग्रो हुआ है उसको अगर ईट करते हो, दिस टाइप ऑफ फंगस, तो उससे आपको मतलब तकलीफ होगी फूड पॉइजनिंग की, और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है आपके मतलब डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। ओके, तो मेरे पास एक टाइप है क्लोस्ट्रीडियम, एक बैक्टीरिया, वो क्या करती है, फूड मतलब कुक फूड को स्पॉइल करती है। उसकी 100 स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज उसके पाए जाते हैं। ये जमीन के अंदर लाइव इन सॉइल, मतलब जमीन के अंदर बढ़ती है, लाइव इन एलिमेंट्री कैनल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, मतलब आपके जी जहाँ पे आपका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर इनको पाया जाता है। इनका मतलब ये रहते हैं। ओके, and their rods से produce bottle shaped endosperm, and मतलब spores produce होते हैं इन एडवर्स कंडीशन, मतलब खराब कंडीशन में इनके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं है, और इससे होती है फूड पॉइजनिंग। जो भी हमारे फेस्टिवल्स रहते हैं, जो भी हमारे कुछ भी प्रोग्राम्स रहते हैं, उसके अंदर हम लोग को ज्यादा करके फूड पॉइजनिंग का जो प्रॉब्लम होता है, इसके पीछे ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम। ओके, तो आपको इसके बारे में जानकारी डिटेल आपके बुक के अंदर भी दी, आपको एक बार देख लेना है। और कुछ इंफॉर्मेशन दी है साइंटिस्ट के बारे में, टाइफॉइड के बारे में, कुछ और इंफॉर्मेशन दी अदर हार्मफुल माइक्रोब, इसमें सब कैटेगरीज आ जाती है आपकी। जैसे कि मेरे पास बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, प्रोटोजोआ, सब के सब कैटेगरीज के माइक्रोब्स हार्मफुल रहते हैं, उनके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी नेट से, नहीं तो आप कलेक्ट करके उसके बारे में पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो ये कुछ पार्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कुछ डिसीजेस और उनके रीजंस, उनके वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगाई से होता है या प्रोटोजोआ से, उसके सारी की सारी डिटेल्स आपको बैक पेज में दे दी है, उसके बारे में आपको शॉर्टली बता देता हूँ। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं बोल रहा हूँ बारिश का सीजन है, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, कुछ दिनों के बाद सब चेंज हो जाएगा। मीन्स मैं अच्छा रूम बनाने वाला हूँ, मेरा घर का नीचे का फर्स्ट फ्लोर का जो काम है वो चालू है, अभी बचा है सेकंड फ्लोर का, हो जाएगा।
तो उसके बाद में ये सेकेंड फ्लोर होगी, तो उसके बाद में मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। बट योर स्टडी इज मोस्ट टाइम पार्ट, आपका स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे वेबसाइट को विजिट करो, जहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करने वाला हूँ सिंपल लैंग्वेज में आपके स्टडी रिलेटेड कंटेंट की। मतलब ये यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रोब्स रहेंगे, उसके भी नोट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स के नोट्स उस वेबसाइट को आपको ढूंढने के बाद मिल जाएंगे, जिसका नाम है govindankar.com, आप ढूंढ सकते हो। तो चलो आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड देन विल कंप्लीट द सेशन एंड देन विल सॉल्व। ओके, ये सेशन मतलब लेसन को कंप्लीट करते, उसके बाद में सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को, एंड देन विल कंप्लीट दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज देयर द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। कुछ डिसीजेस है जो कैसे स्प्रेड होते हैं और उनसे कैसे आप बच सकते हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो उसके बारे में जान लेते। मेरे पास है एड्स, इसको होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका नाम है जो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब जो वायरस है उससे होता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, then measles and the chicken pox, bird flu, then the swine flu, H1N9 and H1N1। ओके, तो ये सारी 5 जो फर्स्ट डिसीजेस है आपके, दे आर बिकॉज ऑफ द वायरसेस। इनके पीछे वायरसेस, जो भी वायरसेस है, या तो दोनों वायरसेस के नाम दे दिए आपको, तो ये वायरसेस से होते हैं। और ये मेरा जो फर्स्ट एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके पीछे मेरा ब्लड और सेमेन जो रहता है, जिसको ट्रांसफर होता है, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, उससे डिसीज होता है। एंड मिल्क ऑफ मदर, अगर कोई भी मदर एड्स पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो उसके दूध से उसके बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। तो आपको सेक्सुअल सेक्स करना है, अगर करना है सेफ सेक्स, ओके, तो इंटरकोर्स करना रहेगा। और जो भी सिरिंजेस है, जो भी नीडल्स है, उनको रीयूज नहीं करना है मेडिकल फील्ड में, तो इससे आप बच सकते हो। हेपेटाइटिस है जो आपका कॉन्टामिनेटेड वाटर से हो जाता है, आपको जॉइंटिस है, इसके बहुत ज्यादा टाइप्स आते हैं। तो आपको जो क्लीन वाटर है और आपको जो फ्रेश फूड है वही खाना है। इन्फ्लुएंजा कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन से हो जाता है, तो उस पर्सन से दूर रहो। मिल्सेस एंड चिकन फ्लॉक्स आल्सो कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो उससे दूर रहो, तो आपको नहीं होगा। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू भी कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और बर्ड और एनिमल से होता है, तो उनसे दूर रहो, तो आपको नहीं होगा। डेंगू जो मस्कीटो बाइट से होता है, तो आपका एनवायरमेंट क्लीन रखो और मस्कीटोज नहीं ग्रो होंगे, इसका आप क्या करो, ध्यान दो। ओके, आपके पास न्यूमोनिया, लेप्रोसी एंड कोलेरा, ये 3 जो बीमारी है बैक्टीरिया से होती है। क्या इसके पीछे रीजन? बैक्टीरिया। सो इन्फेक्टेड पर्सन, लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। सो इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहो, कॉन्टैक्ट में मत रहो अगर उसको ये बीमारियां है। और आपको जो भी पानी और जो भी फूड है वो अच्छा फ्रेश खाना है। पानी जो आपका उबाला हुआ चाहिए, क्लीन चाहिए, बॉइल्ड वाटर चाहिए, नहीं तो आपका फिल्टर वाटर चाहिए। बाद में मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्किटो बाइट से, अनक्लीन सराउंडिंग से। तो क्लीन सराउंडिंग आपको मॉस्किटो बाइट नहीं करेंगे, इसके ऊपर ध्यान दो। डैंड्रम, रिंगवर्म एंड द स्केबिस, ओके, ये फंगाई, जो फंगाई ग्रो होती है उनसे होता है। सो कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो उनसे दूर हो, उनके कपड़े मत यूज करो, तो ये आपको बीमारी नहीं होगा। ओके, तो ये सारे बीमारियां हैं। सो दीज आर दी स्प्रेड एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, तो इनके बारे में हम लोगों ने शॉर्टली डिस्कस किया। इसके बाद में आपका बचा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा गर्मी में वापस बोल रहा हूँ, तो एक्सरसाइज में शॉर्टली आपको समझा देता हूँ और आपको फिर मैं लेसन से क्या करता हूँ, मैं इस लेसन को कंप्लीट कर देता हूँ। और आपका रोल बनता है, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझ के लेना है, बिकॉज दिस लेसन इज वेरी इजी एंड दिस लेसन इज नॉलेजेबल लेसन, जिससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा हेल्थ एंड योर डिसीजेस, ये टॉपिक के ऊपर। ओके, तो चलो आगे देखते हैं हम लोग, आपके एक्सरसाइज को शॉर्टली डिस्कस करते हैं एंड देन विल कंप्लीट दिस सेशन। तो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की। मैं इसमें से जो स्मॉल क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको बता देता हूँ और आपको जो बाकी क्वेश्चंस है उनको खुद को सॉल्व करना है। अगर फिर भी कहीं पे आपको डाउट आता है तो आप बेशक कमेंट करो, हम लोग उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन जो इसके अंदर है बहुत ईजी है। सो वन टाइम यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट ऑल क्वेश्चंस। लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्मॉल क्वेश्चंस। स्मॉल क्वेश्चंस मेरे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक से इस रिप्रोड्यूस एक्चुअली बाय द प्रोसेस ऑफ, इसको बडिंग बोलते हैं इसके रिप्रोडक्शन को। टॉक्सिन्स ऑफ द फंगल ओरिजिनल कॉल्ड माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं इनको, माइकोटॉक्सिन्स बोला जाता है इनको।
जो फंगल ओरिजिन के। लिग्यूमिनस प्लांट्स कैन प्रोड्यूस मोर प्रोटीन्स ड्यू टू द, इसके अंदर जो रहता है उसको हम बोलते हैं कौन सा, ओके, लिग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है राइबोजियम, ओके, राइबोजियम, ओके, राइबोजियम, आई थिंक राइबोजियम दैट वर्ड इज करेक्ट, ओके, वन सेकंड, मुझे क्या, राइजोबियम, ओके, इट इज राइजोबियम, ये नाम है उसका, ओके। तो इसके अंदर फूड मटेरियल्स, नेम ऑफ माइक्रोब्स, मुझे फूड मटेरियल्स दे दे, उनके नाम देने कि जो उनके अंदर, योगर्ट के अंदर कौन सा रहता है आपको पता है, इसके अंदर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया इसके अंदर रहता है, ओके, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। ब्रेड जो में रहता है, मेरा रहता है ईस्ट रहता है, जो भी आपके इस तरह की इडली है मेरा ईस्ट है, मेरे पास डोसा है ईस्ट, जो आपके इस तरह की मतलब नाइट में डाल के जिसको भिगो के बनाया जाता है। रूट नूडल्स, इसमें राइजोबियम रहता है, राइजोबियम जो भी हम लोगों ने देखा। सो ये इनके पार्ट्स है, ओके, सो ये इनके अंदर की कंपोनेंट्स है। नेम ऑफ दी माइक्रोब्स, उनके अंदर ईस्ट है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, राइजोबियम, ये भी बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, इसका नाम बैक्टीरिया है। ईस्ट ये फंगस है, ओके, इट इज फंगा है, ओके, सो ये फंगा है, ओके। तो ये आपको इसमें लिखना है स्पॉइल्ड पोटैटो करी, ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें जो रहता है आपको पता है कैस्ट्रोडियम, ओके, जिसको हम लोग क्लास्ट्रोडियम, ओके, ये रहता है क्लास्ट्रोडियम रहता है, ओके। ये क्लास्ट्रोडियम आपका जो है फंगा है, ओके। देन ऑड वन आउट विथ रीजंस, न्यूमोनिया, देन डायफ्थेरिया, देन चिकन पॉक्स, कोलेरा। आपको यहाँ पे रीजन दिया, कोलेरा जो है आपका, ये रिमेनिंग ऑल आर द रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीजेस, ओके, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, एंड कोलेरा इज डिफरेंट। लैक्टोबैसिली, राइजोबिया, ईस्ट एंड क्लोस्ट्रीडिया, ओके। तो मैं बता दूं ये क्लोस्ट्रीडियम आएगा। सो ये जो क्लोस्ट्रीडियम आएगा, आई थिंक द स्पेलिंग यू प्लीज चेक इट। ये जो फर्स्ट सेकेंड ईस्ट जो है आपका अलग है, बाकी सब बैक्टीरिया। रूट रोट, रस्ट, उसको टमेरा बोलते हैं। रूबेला एंड मोजाइक, तो इसमें रूबेला जो ह्यूमन रिलेटेड है, रेस्ट ऑल आर द प्लांट रिलेटेड, ओके। तो ये आपका ऑड मैन आउट रहेगा। अभी राइबोजियम मुझे पता है, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम है जो आपको पता है फूड पॉइजनिंग कर देता है। मेरे पास पेंसिलियम है जिससे हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और ईस्ट जो है बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। तो ये मैच द पीएस आपके यहाँ पे रहे। तो ये कुछ जो थे शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ बहुत इजी है, आप खुद सॉल्व करो, आपको कोई डाउट रहेगी तो मैं इस लेसन से रिलेटेड एक आर्टिकल लिख रहा हूँ जो मैं मेरे वेबसाइट पे पब्लिश करूँगा, govindankar.com पे, motivational.govindankar.com पे। अगर आपको उस आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं मेरे वेबसाइट की लिंक ये वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे पूरे लेसन की डिटेल्स, उसके सारे क्वेश्चंस आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इन इजी लैंग्वेज विद पॉइंट वाइज सोल्यूशन, ओके। तो ये मैं करने वाला हूँ, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।